29 जुलाई टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं। चलो फिर भी हम पूछते हैं। यहाँ पे देखिए सीपीसीबी के बारे में बताना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो इसको ना नहीं बताते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बस प्रीवियस ईयर देख लिया करो कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से हमें पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है नंबर 1। नंबर 2 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन इन 1973, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसमें से आपने बताना है कौन सा वाला सही है। ओनली 1 and 2, 1 and 3, 1, 2, 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ तो क्या, न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे बोला है कि देखो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। बहुत उसका बहुत ज़्यादा कुछ खास रेलिवेंस नहीं है। यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो कि जो फाइड है FIDE, मतलब जो चेस ओलंपियाड है वो चेन्नई में होने जा रहा है। ठीक, अभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने अपनी जो स्पीच है वो भी कंडक्ट की। उसी के साथ में यहाँ पे ये भी बोला कि भाई 75th ईयर ऑफ जो देखिए ये जो टूर्नामेंट है जो ओलंपियाड है वो पहली बार होने जा रहा है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो एक ये चीज़ आया यहाँ पे निकल के। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो पोस्ट कोविड पीरियड है, वहाँ पे हमने ये भी देखा कि हमें फिटनेस की तरफ कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए, चाहे वो मेंटल है चाहे वो फिजिकल फिटनेस है। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक एक चीज़ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, GS2 से रिलेटेड है। GS2 से ये न्यूज़ को पढ़ने का रेलिवेंस सिग्निफिकेंस ये था कि आपको थोड़ा ना वो कनेक्शन बनाना है। तो यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट है जहाँ पे पाकिस्तान ने बोला कि मैं तो भाई ये ओलंपियाड में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। उससे पूछा कि भाई तेरे हो क्या गया, तुझे ऐसा क्या हो गया कि तू पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। वो कहता कि जो ये वाली टॉर्च देख रहे हो, टॉर्च जो नहीं, ये वाली टॉर्च नहीं लग रही मुझे, पर चलो जो हाँ टॉर्च ही है। तो जो टॉर्च है उसकी उसने बोला कि जो मतलब टॉर्च रिले है वो इवेंट पास्ड थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई क्या हो गया अब, तो उसमें इसको ये चीज़ देके कि हाँ भाई जम्मू एंड कश्मीर में से, तो वो एक कहता है ना कि रिकग्नाइजेशन हो जाएगी। जैसे हमने CPEC को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो CPEC को ना ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि वो एक ये हो जाएगा कि यार हमने वो जो एरिया है वो POK के अंडर से जा रहा है, तो हमने रिकग्नाइज कर लिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे, तो इसने भी क्या किया, अपने आप को उस इवेंट से बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ रिलेटेड टू ताइवान, और ये भी हमारे GS2 का पार्ट बनता है और काफ़ी बार न्यूज़ में आता है और बार बार आपसे पूछा जाएगा। पहले तो हम एक ना मैप में देखते हैं कि ये जो ताइवान वाली लोकेशन है ये आती कहाँ पे। एक और चीज़ जो भी मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, जैसे ये वाली चीज़ होगी, ये वाली चीज़ होगी, और ये जैसे ये मैप हो गया, ये ना आपको अलग से PDF मिल जाया करेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, @ हाँ सिविल्स विद आकाश करके ही आपको जो टेलीग्राम का चैनल का नाम है आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, आपको डेली जो है वो PDF भी अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए, तो वो आपको एज अ PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन कर लेना। अभी क्या है कि भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ताइवान जो चाइना है, ताइवान नहीं, ये ताइवान है और ये चाइना है, दोनों को इकट्ठा करके ताइवान बना दिया था मैंने। तो ये एक ताइवान हो गया, ये हो गया चाइना। ठीक है जी, अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने देखा कि मेन लैंड से थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, अब ये वैसे भी अलग है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अलग है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अलग है। ये अपने आप को एक डिफरेंट कंट्री मानता है। ये वाला बंदा कहता है कि नहीं ये डिफरेंट कंट्री नहीं है, ये मेरा ही पार्ट है, और ये वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करता है। वन चाइना नेशन या फिर वन चाइना पॉलिसी में ही बिलीव करता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये चीज़ हुई कैसे और क्या उसका रीज़न क्या रहा। देखो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाइना में ना किसी टाइम पे क्या हो रहा था, सिविल वॉर चल रही थी। ठीक है, सिविल वॉर वहाँ पे चल रही थी, दो लोगों के बीच में थी। एक तो थी कम्युनिस्ट फोर्सेस और दूसरी जो लोग थे वो थे कुछ डेमोक्रेटिक वाले। ठीक है, कि जो प्रो डेमोक्रेसी लगा लो या फिर जिनको कम्युनिस्ट फोर्सेस अच्छी नहीं लग रही थी। तो दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। दोनों के बीच में लड़ाई चलते चलते तो बाद में क्या होता है, जो कम्युनिस्ट फोर्सेज है वो जीत जाती हैं। तो ये दूसरी वाली जो फोर्सेज थी, ठीक है जी, रिपब्लिक वाली, वो भाग के फिर कहाँ पे चले जाते हैं, एक साथ में आइलैंड था जिसका नाम है ताइवान आज, वहाँ पे चले गए।
ठीक है, जिसको हम तापेई के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे जाने से इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, लेकिन इन्होंने यही बोला कि ये हमारा ही पार्ट रहेगा और हम हर एक कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज एज अ चाइना ही करना है। अगर किसी के भी चाइना के साथ में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं तो उसको वो चाइना ही कंसीडर करना है, उसको ताइवान कंसीडर, अलग कंट्री आप कंसीडर नहीं करोगे। यहाँ पे देखो यही था जो रूलिंग है नेशनलिस्ट, मतलब जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है वो चाइना से भागी और ताइवान में चली गई और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या बनाया, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है जी, यहाँ पे जो चाइना का मेन लैंड है, मतलब बहुत बड़े वाला लैंड है, वहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना हुआ है मेन लैंड में। और इसमें प्रॉब्लम यही रहती है, यूनाइटेड नेशंस जो मेंबरशिप है वॉज कॉन्टिन्यूड बाय द आरओसी मेंटेनिंग इट्स परमानेंट सीट, ठीक है, एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो पीआरसी है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, अलाइड इटसेल्फ विद द यूएसएसआर एंड आरओसी विद द यूएस। ठीक है, तो ये वाला जो आरओसी वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, रिपब्लिक ऑफ चाइना वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये कहाँ पे चला गया, ये कम्युनिस्ट, ठीक है, सोवियत के साथ में चला गया, कोविड वॉर के टाइम पे, ज़्यादा ही गलत हो रहा है आज। तो ये जो आरओसी वाले बंदे ये यूएसए के साथ में चले जाते हैं, इनके बीच में फिर जो कंटेंशियस चीज़ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो राजी इसी वजह से हम वन चाइना नेशन का यही मतलब है कि चाइना बोलता है किसी भी कंट्री को अगर रिकग्नाइज करना है वो सिर्फ चाइना को करेगा, नॉट दी ताइवान, क्योंकि ताइवान इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ चाइना। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा व्हेन रशिया इन्वेडेड द यूक्रेन, है ना, व्हेन रशिया अटैक्ड ऑन द यूक्रेन, देयर वाज सम काइंड ऑफ न्यूज़ के चाइना के जो प्लेन्स हैं दे वर फ्लाइंग ओवर दी ताइवान। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है कि जहाँ पे आपने समझना है कि कितना ज़्यादा, और ये चाइना है वो इसको कैप्चर करने के लिए भी सोच रहा है बहुत अच्छे लेवल पे। तो लेट्स सी कि क्या चीज़ें होंगी, लेकिन इसका और जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, यहाँ पे देखिएगा, और चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि वन चाइना जो प्रिंसिपल है और उसका इम्पैक्ट क्या है। इसका मतलब वही है यार, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका मतलब यही है कि एक ही कंट्री रहेगी। दिस मीन दैट द नेशन हु वांट टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। चाइना में क्या हुआ है, सिमल्टेनियसली जो चाइना है वो एज अ मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसी है वो वहाँ पे नहीं बन पा रही, जहाँ पे पीआरओसी है, आरओसी में फिर भी थोड़ा बहुत है। तो जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो दोनों अपने आप में compete कर रही हैं, दोनों अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहती हैं, लेकिन जो चाइना वो आज भी यही मानता है कि वन चाइना प्रिंसिपल ही फॉलो करना चाहिए हर एक बंदे को। अगर जो इंडिया इसको रिकग्नाइज भी करता है, थोड़ा बहुत इसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, तो चाइना का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है चाइना हमारे से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आज ना थोड़ी सी पीडीएफ देखो ना कैसे उड़ सी जल रही है, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको। तो अगली जो न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो सीधा हमारी आती है रिलेटेड टू ये जो एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स आए हुए हैं। देखिए ये चीज़ जो है ये हमारी GS3 से लगा लो, ठीक है, GS3 से रिलेटेड है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की यहाँ पे बात की गई है, PSU कंपनीज की, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात है। तो इसमें BSNL की बात की जा रही है कि BSNL को हमने कल भी बात की थी कि थोड़ा सा जो रिलीफ पैकेज है वो प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात थी। 1.64 लाख करोड़ का जो लाइफलाइन है वो भारत संचार निगम लिमिटेड को दी जा रही है, BSNL को। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि एक बहुत अच्छे टाइम पे आप पैसा प्रोवाइड कर रहे हो BSNL को, अदरवाइज वो फेलियर के पूरा चांसेस क्या कि वो फेलियर पे बैठा था। ठीक है, अभी इसमें और क्या चीज़ देखने वाली जो समझने वाली है वो यही है कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है ना, टेलकोस का मतलब, टेलको का मतलब टेलीकॉम का, तो उसमें जो डिजिटल डिवाइड को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें BSNL बहुत साथ दे सकता है, किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो इसी तरह से अगर हम बात करें BSNL की, तो लैंडलाइन में तो एक टाइम पे तो इसका बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेजेंस थी। प्रेजेंस कितनी थी अगर हम बात करें तो 46.6% थी, और अभी कितनी रह गई है, 28.7%। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा कम होती हमें दिखाई दे रही है, और ये बहुत कम टाइम पीरियड में जो चीज़ें वो हमें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम वायरलेस की बात करें तो वहाँ पे तो ऑलरेडी कम ही था, 11.28 करोड़ लोग पहले जुड़े हुए थे, लेकिन वो सिर्फ 45 लाख रह चुके हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल शेयर है, और इनके जो काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, मतलब सपोज करके चलो अगर BSNL के पास में 100 रुपीज़ होते थे तो उनके 75 रुपीज़ तो एम्प्लॉइज़ को देने में ही निकल जाते थे। ठीक है, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉइज़ थे। तो अभी BSNL में उस खर्चे को भी कम किया, अभी वो खर्चा कम
काम करके अगर 100 रुपीज़ उनकी इनकम है तो 36 रुपीज़ ही दे रहे हैं, बाकी नॉन रेगुलर एम्प्लॉयज़ है वो जो वहाँ पे रख रहे हैं। सरकार ने फिर इतना देखो ना आपके सामने, इतना ज़्यादा कुछ देखने के बावजूद भी कि यार प्रॉब्लमेटिक है, BSNL खुद ही इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है, इसको भी वो लीज पे दे सकते थे किसी और को, या फिर सेल आउट कर सकते थे, है ना, मतलब बेचा जा सकता था, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते थे हम इसमें। लेकिन इसको सरकार ने नहीं किया। उसका रीज़न क्या है? एक्नॉलेज किया उन्होंने पब्लिक सेक्टर जो टेलकोज है उसकी क्रूशियल रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन द रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में आज भी देखा गया है कि जो BSNL वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसी वजह से उन्होंने देखा कि जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है या फिर जो डिज़ास्टर रिलीफ वाला प्रोग्राम है उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए हमें BSNL का साथ चाहिए, और उसका साथ लेने के लिए हमें फर्दर उसको एक बार तो पैसा देना पड़ेगा। तो उनको अभी उन्होंने क्या किया है, पैसा यहाँ पे दे दिया है। ठीक है ना जी? तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। अब लेटर्स टू दी एडिटर में क्या है, एक ना वैसी स्कीम जो कि आपको मेंस में लिखने के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, देखो ना, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मेंस, मैंने कल भी बताया, PT प्लस मेंस की प्रिपरेशन इकट्ठी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रीलिम्स के अलग मेंस के अलग। हाँ, कोई क्रैश कोर्स चला रहा है, कोई सपोज कर लो किसी इंस्टीट्यूट ने क्रैश कोर्स चलाया हुआ है, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। क्रैश कोर्स में सिर्फ प्रीलिम्स का ही होएगा, ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन अदरवाइज PT प्लस मेंस का ही रहता है। ठीक है, तो मेंस का पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो बंदे ने कुछ बता दिया और बाकी बोल दे बुक से पढ़ लो या इधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो, वो कोई सीन नहीं बनता। ठीक, तो यहाँ पे देखो ब्रेकफास्ट स्कीम में क्या है। ब्रेकफास्ट स्कीम में यही है कि जो हमारी मिड डे मील स्कीम है वो क्या थी, नून मील स्कीम थी। उसके साथ में तमिलनाडु में एक स्कीम साथ में स्टार्ट की गई है, उस स्कीम का नाम क्या है, ब्रेकफास्ट स्कीम। ब्रेकफास्ट स्कीम में क्या होगा, पहले बच्चों को ब्रेकफास्ट मिलेगा और उसके बाद में दोपहर वाले टाइम पे मिड डे मील स्कीम के अंडर उसको नून मील स्कीम भी मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी एक चीज़ हो जाएगी जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत हम बोल सकते हैं कि इससे जो एजुकेशन का लेवल है वो भी मे बी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन जिस तरह से वो कहता, ये वाला बंदा जो लिख रहा है चेन्नई का फियोना वाल्टेयर जो लिख रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला कि जिस तरह से हमने विजुअल्स देखे हैं टेलीविज़न पे कि जो जिस तरह से वो उनको सर्व किया जाता है वो ऑब्वियसली हाइजीनिक होना चाहिए, अदरवाइज तो अनहाइजीनिक फूड खाने से और भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो हमें होती यहाँ पे दिखाई देंगी। सो जो स्कूल अथॉरिटीज़ है उनको एक नेसेसरी अरेंजमेंट्स बनाने चाहिए, फूड को एक अच्छे वे से कुक और सर्व करना चाहिए हाइजीनिकली, राइट। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चले, ये हमारा GS3 का पार्ट बन जाता है। GS3 का कैसे पार्ट बनेगा, ये इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, GS3 इन्वायरमेंट सेक्शन में से ये वाले जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये टाइगर के रिगार्डिंग है, टाइगर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। टाइगर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग आज क्यों बात की जा रही है, क्योंकि 29 जुलाई में होता क्या है, ग्लोबल टाइगर डे, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, ग्लोबल टाइगर डे याद रखना भाई, ग्लोबल टाइगर डे और इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, इसमें इन्होंने यही लिखा है कि ऑल दो इंडिया में जो नंबर है उसका इंक्रीज हुआ है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें बताई हैं, क्यों इसको बचाना चाहिए टाइगर को, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ टाइगर क्या है। पहली चीज़ तो आपको यही पता होनी चाहिए कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, हमने उसमें डाला हुआ है। IUCN की जो रेड लिस्ट है हमारी, ठीक है, उसमें जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। साइट्स में जो स्टेटस है वो क्या है, अपेंडिक्स 1 में इसको डाला हुआ है। अब इस चीज़ का मतलब समझते हैं। देखो शेड्यूल 1 में अगर आप इसके साथ में कोई भी छेड़खानी करोगे टाइगर के साथ में, जो कि अमूमन हम नहीं करेंगे, अगर आप मतलब मार देते हो, कोई किलिंग करता है, आप नहीं कोई और किलिंग कर देता है टाइगर की, तो उसको बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए हुए हैं, स्ट्रिंजेंट सज़ा मिलेगी उस बंदे को। नंबर 2, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। मतलब इंडेंजर्ड चीज़ का मतलब है उसकी जो पॉपुलेशन है वो पहले बहुत कम हो गई थी, अभी तो चलो फिर भी इंप्रूव हो रही है, लेकिन अभी भी इंडेंजर्ड स्टेटस में ही टाइगर को हम मान के चलते हैं। फिर उसके बाद में साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, मतलब जो इसकी ट्रेड है उसको रोकना है हमने। ठीक है, ट्रेड नहीं होने देनी बहुत ज़्यादा इसमें। सिग्निफिकेंस क्या रहता है टाइगर कंजर्वेशन का, पहली चीज़ तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का सिंबल है ये। नंबर 2, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करके रखता है। नंबर 3, जो भी पॉपुलेशन है जैसे प्राइमरली लार्ज मैमल्स की, इसकी उसकी, उसको चेक में रखने के लिए, फूड चेन को बनाए रखने के लिए, आपको पता है क्योंकि टाइगर कुछ और खाता है, फिर जो नीचे वाले लोग हैं जो हर्बीवोरस है वो कुछ और खाते हैं ना, जो प्रीडेटर्स हैं उनका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
और फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो टाइगर कंजर्वेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक अच्छे एनिमल को बचा रहे हो, एक ब्यूटीफुल एनिमल को बचा रहे हो, बट इसमें आपका टेम्परेचर रेगुलेशन, फॉरेस्ट रेगुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर कवर अंडर दिस, ठीक है। ये टॉप प्रीडेटर है। टॉप प्रीडेटर को जितना हम बचाते हैं उतना इकोसिस्टम ज़्यादा मेंटेन रहता है और उतना ही इकोसिस्टम ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी में चलता है और इकोसिस्टम मेंटेन्ड वे में आगे बढ़ता है। इसकी एक अगर हम एग्जांपल लें तो जो टाइगर है वो एक कीस्टोन स्पीशीज है। अभी कीस्टोन स्पीशीज का मतलब क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कीस्टोन क्या है? कीस्टोन, ये देखो ये भाग रही है आज, पता नहीं इसको क्या है। ये कीस्टोन स्पीशीज है। कीस्टोन स्पीशीज का मतलब क्या होता है? अब सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक ट्री है, ये वाले जो ट्रीज वगैरह हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे फूड चेन में काम कैसे चलता है? फूड चेन में देखो, सबसे पहले सपोज करके चलते हैं यहाँ पे ग्रास है और ग्रास को खाने के लिए गोट आ गई, ठीक है जी। और गोट को खाने के लिए कोई लेपर्ड आ गया, लेपर्ड को खाने के लिए टाइगर है, ठीक है, क्योंकि टाइगर टॉप प्रीडेटर है, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ आप मान के चल सकते हो। तो अगर टॉप प्रीडेटर खत्म होना स्टार्ट हो जाए, है ना, तो होगा क्या? देखो फूड चेन में, सिंपल फूड चेन की हम बात कर रहे हैं, फूड वेब की बात नहीं कर रहे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और इसकी एक जो एग्जांपल बहुत पॉपुलर है, यूएसए की एग्जांपल है, जहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं कि यूएसए की एग्जांपल है जो, वहाँ पे अगर हम बात करें तो टाइगर्स तो नहीं थे वहाँ पे, लेकिन जो टॉप लेवल के प्रेडेटर्स थे अगर उनके वो खत्म हो रहे थे, जिसकी वजह से जो वो फॉरेस्ट था बहुत अच्छे लेवल का, वहाँ पे वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ आपने इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि जो प्रेडेटर्स है उसका जो रोल है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट और चीज़ क्या है हमारे पास टाइगर्स के बारे में, यहाँ पे देखिएगा जो इंडिया का टाइगर कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्या है। देखिए 70% जो टाइगर पॉपुलेशन है ग्लोबली वो हमारे यहाँ पे रहती है, ठीक है। और 51 टाइगर रिजर्व्स अक्रॉस 18 स्टेट्स, 2018 तक का डेटा है ये। और हमने जो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुई थी, ठीक है, 2022 तक हमने डबल करनी है पॉपुलेशन, वो भी हमने अचीव कर ली है। मतलब इसका ये कैसे लिखा आता था? T/2, T मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2022। मतलब टाइगर की पॉपुलेशन को टी मल्टीप्लाई करना है 2 से, डबल करनी है। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है जी। इतना आई होप आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो हमारा रैंक है वो लास्ट आया था, ठीक है। उस लास्ट रैंक में चलते हुए इंडिया ने बोला ये ना बहुत ही ज़्यादा इंडेक्स ख़राब है मतलब वो कहते हैं रैंकिंग सही नहीं है। तो मैं अगर आपको सही में बताऊँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पे जो रैंकिंग है वो बड़ी ही बायस्ड नेचर वाली नज़र आई, और मे बी वी कैन से कि उनकी जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छे वे से नहीं दे पा रहे या फिर उसको कंडक्ट नहीं कर पा रहे। पहली चीज़ आपको मतलब जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, कि ये जो चीज़ है हमारी ये जो चीज़ का मतलब है हमारी यहाँ पे अपना इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो वो प्रिपेयर कौन करता है। देखो जो रिसर्चर्स है येली और कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे यूएसए में, वहाँ के जो लोग हैं वो करते हैं। इसमें इंडिया का रैंक उन्होंने लास्ट दिया है, देखो ना 180 लोएस्ट स्कोर दिया है हमें। और यार मुझे ये लगता है कि ये सच में गलत होगा, क्योंकि उसका रीज़न पता क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने में। मतलब इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो एफर्ट्स है वो इंडिया पहले दिन से कर रहा है। और इतने एफर्ट्स को देखने के बावजूद भी अगर जो रैंकिंग है, इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी अगर जो रैंकिंग है वो पीछे आएगी, तो ऑब्वियसली जो कंट्री है वो बोलेगी कि भाई इनकी जो रैंकिंग करने की चीज़ है वो सही नहीं है। ऑल दो जो ऑपोजिशन है उसने यही बोला कि इंडिया की अब आदत हो चुकी है, ठीक है, गवर्नमेंट की ये ऐसे बोलते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पे चंद्रभूषण जी हैं, उन्होंने एक अच्छे वे से समझाया। उन्होंने बोला पहली चीज़ जो रेटिंग्स दी जाती है वो सब्जेक्टिव जो चीज़ है उसके बिहाफ पे दी जाती है। सब्जेक्टिव चीज़ का मतलब क्या है? यहाँ पे सब्जेक्टिव चीज़ का मतलब है ये होता है कि जिस चीज़ के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, है ना। सब्जेक्टिव होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है उस चीज़ के बारे में, मेरी कुछ और है। जैसे कोई भी चीज़ लगा लो, लव लगा लो, ठीक है, प्यार लगा लो, हेट लगा लो, नफरत लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो जो चीज़ें हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और सकती है, मेरी कुछ और सकती है। यही तो सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि भाई जो चीज़ यहाँ पे लिख दी तो वही ठोस चीज़ है और वो क्वांट है। मतलब क्वान्टिटेटिव टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन सब्जेक्टिविटी क्या है? हो जाएगा, ये होता है। मतलब हर एक बंदे की अपनी सोच है, हर एक चीज का वो टॉपिक जिसमें हर एक बंदे की अपनी सोच हो, किसी जगह पे कुछ ऐसा पैरामीटर नहीं है। तो ये बार बार ऐसे ही बोल रहे थे। तो इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि किस तरह से ये नॉर्मल नहीं है रेटिंग। तो उन्होंने बोला जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एरिट्रिया ना, उन्होंने बेस्ट कंट्री बताई है एज पर रैंकिंग, ठीक है, लेकिन जो टोटल फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट कवर है ना एरिट्रिया का वो ओनली 50 हेक्टेयर्स है। अब
वो कहते हैं कि इतना जो 50 हेक्टेयर्स वाला फॉरेस्ट वाला एरिया है ना, वो आपको सिर्फ दिल्ली में भी मिल जाएगा फॉरेस्ट कवर, इतना मतलब 50 हेक्टेयर्स। तो इंडिया में आप किस बिहाफ पे आपको लास्ट में हम भेज रहे हैं, और हमारे यहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ बहुत लाखों पता नहीं कितने हज़ार हेक्टेयर है जो डेंस फॉरेस्ट है ना। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि ये बहुत बढ़िया बात नहीं है कि जिस तरह से वो रैंकिंग कर रहे हैं, वो सब्जेक्टिविटी सी दिखा रहे हैं यहाँ पे। नंबर 2 यहाँ पे ये बोला, वो कहते हैं कि अगर आपको बुरी रैंकिंग चाहिए तो आप एशिया से होने चाहिए या फिर आप अफ्रीका से होने चाहते हो अगर आपकी कंट्री एशिया में, आपकी कंट्री अफ्रीका में है, अगर आप मिडिल इनकम कंट्री हो, अगर आप पुअर कंट्री हो, आपकी रैंकिंग बुरी आएगी, ठीक है। और अगर आप एक रिच कंट्री हो और आप बहुत अच्छे वे से और वेस्टर्न कंट्री हो, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती दिखाई देती है। तो जो ईपीआई है उसमें सच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इंडेक्स में, तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर क्लाइमेट चेंज आज की डेट में हो रहा है और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आप दिखा रहे हो, तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या फिर कुछ और चीज़ें, वो सबसे पहले ग्लोबल नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, डेवलप्ड कंट्रीज ने ही फैलाई हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोलेगी। आई होप आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आई होगी। मोर ओवर यहाँ पे स्पीकिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाउ इज ब्राज़ील रैंक्ड मच हायर देन इंडिया डिस्पाइट डिफॉरेस्ट्रेशन इन अमेजन रेन फॉरेस्ट। अभी एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि वो कहते हैं कि यार इतनी डिफॉरेस्ट्रेशन तो हमारे इंडिया में हुई नहीं, जितनी ज़्यादा कहाँ पे हो रही है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। तो वो कहते हैं वो हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट का मतलब कि वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी जो इस एरिया में, जंगल वाले एरिया में बहुत कम है, और वहाँ पे जितनी फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, मतलब जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, है ना, जो फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, अगर उनका हैबिटेट वहाँ पे ज़्यादा कंजर्व्ड है, ज़्यादा प्रिजर्व्ड है, तो वो बोलेंगे कि ये वाली जो चीज़ है वो सही चल रही है, उनकी जो रैंकिंग है वो सही रहेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते रहे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है, जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिगार्डिंग कि जो गवर्नमेंट है वो वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट करना चाह रही है टू सेव एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम हरासमेंट, ठीक है। तो अभी हरासमेंट में आता क्या है, देखो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से कि जो फाइन है, अगर कोई वॉयलेट करता है, उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता, तो किस तरह से फाइन लग सकता है। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज़ तो अभी करंट की पोजीशन में बताता हूँ, और चेंज क्या करने जा रही है गवर्नमेंट उसके बारे में बात करेंगे। करंटली होता क्या है कि जो एक्ट है, अगर कोई वॉयलेट करता है उसको पनिशमेंट मिलती है विद 5 ईयर्स, ठीक है। मतलब पनिश कैसे किया जाएगा, 5 साल की यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन ऑफ अप टू ₹1 लाख, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और जो वॉयलेशंस हैं अगर वो कंटिन्यू रहती हैं तो एडिशनल फाइन रहेगा अप टू ₹5,000 वुड बी लिवाइड एवरी डे। तो ये वाली कंडीशन थी। और अगर आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे खराबी कर रहे हो तो जो आपकी सज़ा है वो 5 से 7 साल भी हो सकती है, ठीक है जी। ये चीज़ थी। तो यहाँ पे बोला गया जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसका ये वाला जो क्लॉज है उसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जो इम्प्रीजनिंग वॉलेटर विद 1 दैट ओनली रिक्वायर्स देम टू पे अ फाइन, ठीक है। तो जो इम्प्रीजनमेंट वाला क्लॉज है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ फाइन वाला यहाँ पे क्लॉज रखेंगे हम। तो दिस हाउएवर डिड नॉट अप्लाई टू द वॉयलेशन दैट कोज ग्रेव इंजरी, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा उसने खराबी कर रखी है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी अकेला फाइन लगा के छोड़ देंगे। तो जो प्रपोज्ड फाइन्स है इन ल्यू ऑफ इम्प्रिजनमेंट आर ऑल्सो अप टू 500 टाइम्स ग्रेटर देन दोज करंटली लिवाइड, ठीक है। तो फाइन्स काफ़ी ज़्यादा कर देंगे, लेकिन जो इम्प्रिजनमेंट वाला क्लॉज है वो निकालने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। फिर अगली ये चीज़ यहाँ पे जो दी गई है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अभी वो कहते कोई सच कोई प्लान नहीं है कि जहाँ पे हम कमेटी बिठाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि आर्टिकल जो 44 है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो प्रोवाइड करता है कि स्टेट को शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो चीज़ है वो होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ की राजे बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है, देखो वो एक यही है, हमने कल बात की थी कंप्लीट, पता नहीं परसों शायद से बात की थी, पता नहीं कल बात की थी, जो मैंने डॉलर के और रुपीज़ के बारे में बताया था। यहाँ पे रिसेशन की बात की जा रही है, जीडीपी श्रिंक हो रही है यूएसए की, उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे ऑब्वियसली पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो ग्लोबल डिमांड है वो भी कम हो रही है, तो रिसेशन में ग्लोबल गोल्ड डिमांड है वो कम हुई है यहाँ पे। और इसमें वो बोले जा रहा है कि हर एक कंट्री अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहा है। मैंने कल भी बताया था आपको, मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, रेपो रेट्स, मतलब पॉलिसी रेट्स को क्या करना, इंक्रीज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है जी। तो ये चीज़ है जो वो आपने एक अच्छे वे से यहाँ पे याद रखनी है जी। तो आज के लिए तो इतना ही, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स, कल को मिलते हैं।